हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये मेरी सेकंड वीडियो है और आज से हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं दो एक्ट कवर कराऊंगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। जितने भी एक्ट्स हैं 1947 तक लेकर मैं इन पार्ट्स में कवर कराऊंगा। तो उसके रिगार्डिंग ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, और टोटली सेकंड वीडियो है। तो हम इसको इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट को जरूरत पड़ी इन दोनों एक्ट्स को लाने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के समथिंग इंडिया आई, ठीक है ना। जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के समथिंग इंडिया आई। क्या पर्पस था? ट्रेड का। पूरा का पूरा पर्पस था ट्रेड का। और एक क्वेश्चन बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो कौन से मुगल एम्परर उस टाइम पर थे? तो इसका आंसर आप जरूर पता करके मुझे बताएं। तो कंपनी आ गई 1600 में। पूरा का पूरा पर्पस क्या था? ट्रेड। अब दे टेक चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन। चार्टर का मतलब होता है एक लीगल लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लीगल, एक प्रकार से लीगली मंजूरी दी क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाएं और ट्रेड करें। पूरी आपको मंजूरी है ब्रिटिशर्स की तरफ से कंपनी को कि आप जाएं और ट्रेड करें। और ये जो चार्टर था वो 15 इयर्स का था उस टाइम पर, और जो कि रिन्यू टाइम टू टाइम होता गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई, पूरा का पूरा पर्पस था ट्रेड का, लीगली मंजूरी भी ले ली। अब क्या हुआ, ये जो हम जानते हैं कि धीरे धीरे करके जितनी मुगल एम्परर्स थे, नवाब थे, उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी ट्रेड के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, यही चांस है, मौके पे चौका मार लो, ठीक है ना। तो मौके पे चौका मार लो। तो इस टाइम पे इन्होंने सोचा कि जो चलता था ब्रिटिशर्स का कि फूट डालो राज करो। और क्या क्या होता था कि जितने भी नवाब थे, मुगल एम्परर्स थे, आप उनकी टेरिटरी में आ रहे हैं ना ट्रेड करने के लिए, कंपनी उनकी टेरिटरी में आ रही, तो वो क्या करते थे? टैक्स इंपोज करते थे कि आप यहाँ से इतना सामान ले जाएंगे, या इस सीरियल से इस कमोडिटी को आप यहाँ से उधर ले जाएंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और थोड़ा का थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता था कंपनी का, उसमें थोड़ी की थोड़ी दखल अंदाजी देते थे, ठीक है ना। तो कौन? जितने भी नवाब थे और मुगल एम्परर्स थे। ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि आप फालतू में हमें टैक्स लगा रहे हैं, हमारा जो ट्रेड है वो आगे नहीं जा पा रहा है सही से, आपके ये टैक्सेस और टेरिटरी डिसाइड करने के कारण। तो इनके और जो नवाब थे और जो मुगल एम्परर थे, इनके बहुत छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए। पहले बैटल ऑफ प्लासी से पहले छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए। फिर सबसे बड़ा जो बैटल हुआ इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, डिफरेंसेस के बीच में, जो था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इतना समझ गए ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में पहले तो उन्होंने ट्रेड किया, ठीक है, चार्टर लेके आए थे, लीगली मंजूरी थी। फिर देखा कि धीरे धीरे हम यहाँ पे अपनी हुकूमत जमा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पावर्स जितनी भी थी नवाब और मुगल एम्परर्स की वो कम हो रही थी। तो इनमें सोचा अच्छा मौका है, तो ये क्या कर रहे थे? ट्रेड अपना बहुत ज्यादा फैला रहे थे। जितने भी पोर्ट्स हैं, हुगली रिवर थी, वहां पे बड़ा पोर्ट बना दिया था। तो जो नवाब थे और जो मुगल एम्परर्स थे, उनको लग रहा था हमारी टेरिटरी में आके हम ही पे राज चलाना चाहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि जिसके कारण हुआ ये बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। और इस बैटल में जिन्होंने लीडरशिप की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो थे ये भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और जो उस टाइम के नवाब थे 1757 के बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है ना। सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का बैटल हुआ जिसमें लीडरशिप की रॉबर्ट क्लाइव ने, और सामने थे सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। इनकी कुछ फ्रेंच एलाइज भी थी। तो आपको ये पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उनका एक ही नारा था, फूट डालो राज करो। तो जो सिराजुद्दौला के थे कमांडर इन चीफ मीर जाफर। इनसे कंपनी वालों ने की सांठगांठ कि भाई देखो, हमसे आप सांठगांठ कर लो, और जैसे ही हम इनको हराएंगे आपको न्यू नवाब बना देंगे, मीर जाफर को। अब
सीधी सी बात है, किसको गद्दी नहीं चाहिए। तो मीर जाफर ने इनसे हाथ मिला लिया और इनकी एलाइज थोड़ी कम कर दी, जिस कारण से सिराजुद्दौला एक पावरफुल नवाब थे, बट ये भेदी के कारण, मीर जाफर के कारण इनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब मीर जाफर फिर क्या, यहाँ पे कंपनी जीत गई। उसके बाद मीर जाफर बन गए न्यू नवाब। कंपनी ने कुल मिला के इनको न्यू नवाब बना दिया और इनको कहा जाता है पपेट नवाब भी, ठीक है ना। पपेट नवाब भी कहा जाता है क्योंकि जो कंपनी थी पूरे अपने इशारों पे मीर जाफर को चलाती थी। अब थोड़ी समय हुआ, मीर जाफर ने पहले तो सही से कोऑर्डिनेट किया, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी नवाब है, उसको लगा कि हम भी तो नवाब हैं, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनके भी थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होते गए, क्योंकि सही से ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं कर पा रहे थे, किससे, कंपनी से। तो इसका कारण क्या हुआ, इनके जो बेटे थे जाफर जी के, मीर कासिम, सेम चीज कर्मा, सेम चीज मीर जाफर। फिर जो कंपनी थी मीर कासिम से सांठगांठ की कि अपने पापा जी को रेस्ट करवाओ, आप बनो, और कंपनी ने पूरी फिर से जितनी भी कंडीशंस थी रिन्यू करवाई मीर कासिम के सामने कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें आप टैक्स नहीं लगा सकते, हमारे इशारों पर चलना पड़ेगा। तो ये भी पूरे के पूरे पपेट नवाब बन गए, ठीक है ना, ये भी पपेट नवाब। अब क्या हुआ, मीर कासिम जैसे पापा जी वैसे बेटे, तो क्या हुआ कि मीर कासिम भी क्या कर रहे थे, कलकत्ता में कैपिटल थी, ठीक है ना, उसको मंगर फोर्ट ले जाना चाहते थे, और जिनकी जो प्राइवेट आर्मी थी ना, उसको क्या कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, जो ब्रिटिशर के राइवल थे। और आप एक चीज याद रखिएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी ना, तो इस टाइम पे पुर्तगीज एंड डच, पुर्तगीज और डच ट्रेडर्स भी थे कंपटीशन में, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो मीर कासिम और मीर जाफर इनसे भी कहीं कहीं हाथ मिलाते थे ट्रेड के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए। तो ये चीज कंपनी को पसंद नहीं आई, जिस कारण से फिर क्या हुआ, फेमस बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना। बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब, 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जिन्होंने लीडरशिप की वो थे, मेजर थे ब्रिटिश आर्मी के, हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे इंडिया में नहीं थे, इंग्लैंड में ही थे, लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो वर्सेस हुआ मीर कासिम। ठीक है ना। कंपनी के कौन थे बैटल ऑफ बक्सर में, रॉबर्ट क्लाइव, और मेजर थे हेक्टर मुनरो। उसके विरुद्ध हुआ मीर कासिम, जो कि उस टाइम के नवाब थे बंगाल के। इनकी कुछ एलाइज थी, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, ठीक है ना, मीर का सुजाउद्दौला, और थे शाह आलम टू, ये थे मुगल एम्परर, ये थर्ड लास्ट मुगल एम्परर थे, ठीक है ना। तो इन तीनों की एलाइज थी, बट ये जो एलाइज थी इसमें अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस कारण से हेक्टर मुनरो की आर्मी और रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी इस बैटल में भी जीत गई, ठीक है ना। जिससे मीर कासिम हट गया उससे, नवाब से, ठीक है ना, सुजाउद्दौला और शाह आलम टू की भी इसमें हार हुई। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें कंपनी को मिली थी दीवानी राइट। दीवानी राइट्स का मतलब होता था जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था ना, सिविल राइट्स हो गए, कमर्शियल राइट्स हो गए, और जितना भी टैक्स वसूलने का जो राइट था उसको कहते थे दीवानी राइट, जो कि यहाँ तो हार हो गई थी शाह आलम टू की, तो शाह आलम टू को इधर कंपनी को देना पड़ा, ठीक है ना। शाह आलम टू ने कंपनी को दे दी दीवानी राइट कि आप ही चलाइए और आप ही अब टैक्स वसूले, क्योंकि हार हो गई थी। अब क्या हुआ, क्या करते थे ये कंपनी के लोग कि ऑफिशियल अफेयर्स तो करते थे, ऑफिशियल बिजनेस, लेकिन प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, और गिफ्ट और ब्राइड्स बहुत ज्यादा लेते थे, क्योंकि
अब जितने भी नवाब थे, जितने भी एम्परर थे, इनके अंडर में आ चुके थे इन 2 बैटल के बाद। तो इनसे ये बहुत सारे गिफ्ट वसूला करते थे, बहुत सारा प्राइवेट ट्रेड करते थे, और सारा का सारा पैसा ले जाते थे ब्रिटिश में, और वहां पर रहते थे पूरे के पूरे नवाब की तरह, और इनको कहते थे नबोब्स कहते थे। ठीक है, नबोब्स कहते थे। पूरे जैसे इंडिया में नवाब रहते थे, सेम उसी तरह ब्रिटिश में ये पैसा ले जाके, अब पैसा लेते गए तो इससे क्या हुआ, जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन था ना कंपनी का, वो धीरे धीरे खत्म होता गया। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, रॉबर्ट क्लाइव, इनको सबसे बड़ा करप्टेड ऑफिशियल बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्योंकि इन्होंने इतनी वेल्थ लूटी, और पूरी जाके इंग्लैंड में नवाबों की तरह रहना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, करप्शन बहुत फैल गया, जिससे रेवेन्यू भी बहुत कम हो गया कंपनी का। अब रेवेन्यू कम हुआ तो इन्होंने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उनसे 1 मिलियन पाउंड की गुजारिश की कि हमारा फंड खत्म हो गया है, इतना करप्शन हो गया है, तो हमें आप 1 मिलियन पाउंड दीजिए। तो इस वक्त क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि यही टाइम है कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे चल रहा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या होता था, वहां भी ब्रिटिश ने राज किया है, तो क्या होता था कि जितने भी ब्रिटिशर्स जाते थे किसी भी देश में, किसी भी टेरिटरी में, तो अगर कंपनी गई कोई भी प्रकार की, तो कंपनी वहां क्या करती थी, वहीं अपने लोग इकट्ठा करके उसी को एक टेरिटरी घोषित कर देते थे, और ब्रिटिशर से अलग हो जाते थे, और अपनी खुद की कंट्री ही एस्टेब्लिश कर लेते थे। तो इस कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट को डर था कि कंपनी कहीं सेम चीज ये ना कर दे। तो इस कारण से उनको लगा कि अभी इनका रेवेन्यू खत्म है, अभी ही मौका है इनके अफेयर्स में इंटरफेयर करने का, जिस कारण से आया फर्स्ट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एक्ट की तरफ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो अभी हमने बेसिक समझा ना। अब आप देखिएगा वो आपके कितने काम आएगा इस एक्ट को समझने के लिए, बहुत ही इजीली आप इस एक्ट को समझ लेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि करप्शन बहुत ही ज्यादा था। तो पार्लियामेंट को लगा कि अभी हमें इनके कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, जिसको इस एक्ट के बाद बदल के कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे ये भाई साहब। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी 4 मेंबर्स की, जो असिस्ट किसे करेगा, किसे करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। पहले क्या हुआ करता था कि ये अलग ही प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, उनकी लिमिटेड टेरिटरी रहती थी जिसमें ये काम करती थी, बॉम्बे अलग, मद्रास अलग और बंगाल अलग। लेकिन इस एक्ट के बाद कर दिया गया कि जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे हो या मद्रास, उसको सबऑर्डिनेट करना पड़ेगा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को। मतलब जो आखिरी फैसला होगा वो होगा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा, जो कि बनेगा कलकत्ता में। कब बनेगा, 1774 को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और प्रोहिबिशन ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, मैंने पिछले बताया था ना कि करप्शन कितना बढ़ गया था। ये पब्लिक अफेयर्स में तो कंपनी वाले जाते थे ही, प्राइवेट अफेयर्स में ये सबसे ज्यादा लूट करते थे। तो इस एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि अब कोई भी सर्वेंट कंपनी का किसी भी प्राइवेट अफेयर्स में नहीं जाएगा। तो इस एक्ट ने ये बताया। तो इस एक्ट के जो की पॉइंट थे वो ये थे। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स इसलिए पढ़ना हमें आवश्यक है क्योंकि अभी जब हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि ड्रॉबैक्स की वजह से ही वो आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इसका फर्स्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज नो वीटो पावर। मतलब अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग को अगर कुछ अब सिंगल डिसीजन लेना है तो नहीं ले पाएगा। उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर्स की थी उसके डिसीजन से ही चलना पड़ेगा। तो उसके पास वीटो एक सिंगल पावर नहीं थी कि वो ही सब कर ले, ऐसा था इसमें। जैसे
जैसे प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, तो उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसकी सलाह से वो काम करते हैं। बट प्रेसिडेंट को जो डिसीजन प्रेसिडेंट के पास रहती है वीटो पावर, लेकिन इसमें नहीं थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। अब सेकंड था कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट बता तो दिया था कि हाँ बनना है 1774 में, लेकिन ये नहीं बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कितनी पावर होंगी और सुप्रीम कोर्ट की कितनी, मतलब सही से डिमार्केट नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर रहेगी, कितनी लिमिट रहेगी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कितनी रहेगी। इसमें केस हो गया था कि किसी पंडित को इन्होंने सुसाइड सेंटेंस टू डेथ दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट का फेरबदल किया था, सिर्फ इतने के लिए उन्होंने सेंटेंस टू डेथ दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस ब्रिटिश पार्लियामेंट पर अगले एक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो डिमार्केट किया है सुप्रीम कोर्ट की पावर को। तो ये सही से नहीं बताया गया था सुप्रीम कोर्ट की पावर को कि कहां तक आपकी लिमिटेशंस है। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर नॉट कोऑर्डिनेटिंग। जो बॉम्बे और मद्रास की एंटिटीज थी ना अलग से, लेकिन इस एक्ट के बाद बता दिया गया था कि आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल से सबऑर्डिनेट करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। जिनका उतना टेरिटरी में काम हो रहा था वो अपने हिसाब से ही कर रहे थे। निगलेक्ट इंडियन पीपल, सबसे बड़ी बात, लोग भी दूसरे, कंपनी भी दूसरी, पार्लियामेंट भी दूसरा, पिछते कौन थे, हमारे इंडियन पीपल्स। क्या होता था कि जितना भी ये क्या ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स थे, ज्यादा से ज्यादा लेबर वर्कर्स ही थे, तो उन पे इतना अन्याय होता था। इस एक्ट ने कंपनी को तो रूल पे बता दिया, बस हमारे इंडियन पीपल्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया और हमेशा इंडियन पीपल सहते रहे। अब हम शुरू करते हैं अपना अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट मिस हो गया था मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी एंटिटी थी, एंटिटी का मतलब एक सेपरेट बॉडी, जो चलाती थी किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बॉडी इंडिया में नहीं थी, ये बॉडी थी ब्रिटिश में, इंग्लैंड में थी ये बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके 24 मेंबर्स थे, 24 मेंबर्स थे। और ये 24 मेंबर्स कैसे चुने जाते थे, जो कि स्टॉक होल्डर थे ना जो कंपनी के, जो ज्यादा परसेंटेज वाले स्टॉक होल्डर्स थे, वो ही इन 24 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कि ये परमानेंट बॉडी थी, एंटिटी बॉडी, जो कहाँ थी, इंग्लैंड में थी, ना कि इंडिया में, जो रन करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से। और इसमें 24 मेंबर्स थे और जो चुने जाते थे जो स्टॉक होल्डर थे कंपनी के, उनके द्वारा। अब आते हैं हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटरी एक्ट। इसको डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहा गया है। डिमार्केट द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो उस एक्ट में खामी थी ना पिछले वाले 1773 वाले, उसी को करेक्ट करके ये एक्ट में बताया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी थी ना कि किसी को भी सजा दे दिए थे और पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी लिमिट है और गवर्नर जनरल इन काउंसिल की कितनी लिमिट है, तो उसी के रिगार्डिंग इस एक्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल की लिमिट तय की गई, जिसमें से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ही पावर रिमूव की गई। कौन कौन सी पावर रिमूव की गई, रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें थी ना वो। सेकंड, ऑफिशियल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल अफेयर्स हैं ट्रेडिंग को लेके, कमर्शियल राइट्स जो हैं, समझ रहे ना, प्राइवेट नहीं, ऑफिशियल, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहा है, समझ, करप्शन वाले चीज नहीं, जो ऑफिशियल अफेयर्स हैं वो रिमूव कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की पावर से। और लिमिट ओनली टू कलकत्ता। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट था वो भले ही रेवेन्यू कलेक्शन पूरे प्रेसिडेंसीज में नहीं देखता था या ऑफिशियल अफेयर्स ईस्ट इंडिया ऑफिसर्स के नहीं देखता था, लेकिन कलकत्ता की बॉर्डर में ये बहुत बड़ी बॉडी थी, फिर ये कलकत्ता में बॉस था, कलकत्ता में सब कुछ देख सकता था सुप्रीम कोर्ट। डुअल गवर्नमेंट कैसी थी कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, मतलब गवर्नर जो थे गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, वेलन हेस्टिंग, और उनके जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक वो और एक हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये डुअल गवर्नमेंट हो गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे ना, वो दोनों में आने लगे, सुप्रीम कोर्ट के तहत भी आने लगे वो और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के तहत भी आने लगे, इसलिए डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया।
प्रोविंशियल कोर्ट्स अपील वर टेकन डायरेक्टली टू जीजीआईसी। प्रोविंसेस चलते थे, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स है ना, कुछ डिविजन्स है, तो पहले प्रोविंसेस चलते थे, एक कुछ टेरिटरी को प्रोविंस कहा जाता था, तो वहां पर जो कोर्ट्स होते थे ना, उनकी जो अगर प्रोविंशियल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो अपील सीधी जाएगी जीजीआईसी पे, और जो आखिरी डिसीजन होगा ना वो होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल का, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। अभी होता है ना कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, और वो लास्ट डिसीजन जो होगा वो होगा जीजीआईसी का। अब आ जाते हैं सेपरेट रिलीजन लॉ। मतलब ऐसा हो गया था, जो भी कोर्ट्स में अपील होती थी, अगर वो हिंदू हैं तो वो हिंदू लॉ के तहत उनको देखा जाएगा, और अगर वो मुस्लिम्स हैं तो उसको मोहम्मदियन लॉ के तहत देखा जाएगा। ठीक है। जीजीआईसी empowers to issue laws, rules, ordinance and regulation, but they were to register to सुप्रीम कोर्ट। जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो रूल्स इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस करते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये कुछ की पॉइंट्स थे हमारे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के। होप आप सभी को ये दोनों एक्ट समझ में आए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के 2 एक्ट्स कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू